आखिर महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव बीजेपी के आंतरिक पॉलिटिक्स में कैसे खलबली मचा सकते हैं? कैसे मोदी अमित शाह की जोड़ी को फडणवीस महाराष्ट्र में बैठे बैठे सीधी चुनौती दे सकते हैं? क्या मोदी के बाद कौन वाली राजनीति का नाम भरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह से काफी आगे निकल चुके हैं देवेंद्र फडणवीस? दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा सितारा अगर आज कोई है तो वो नरेंद्र मोदी नहीं, देवेंद्र फडणवीस हैं। क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे यही बताते हैं कि महाराष्ट्र में एक दौर में अगर सरकार मातोश्री से चलती थी तो अब वो सरकार वर्षा से चलती है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के बंगले से। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो नगर निगम चुनाव है उसमें इस वक्त जो ताजा अपडेट है उसके आज तक के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूं। आज तक का, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, बीएमसी की अगर मैं बात करूं, बीएमसी चुनाव जो एशिया की सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर बीजेपी अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंच गई है। 90 रुझानों में 90 में आ गए। एकनाथ शिंदे ने बहुत खराब परफॉर्म किया है मुंबई में 28, और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो काफी बेहतर परफॉर्म करती दिखाई दे रही है, कम से कम मुंबई के अंदर 62 के साथ। अजित पवार की पार्टी का तो पूछिए मत, केवल 3। तो इसके अलावा शरद पवार की पार्टी तो 0 पर है। कांग्रेस पार्टी को 15 मिले हैं बीएमसी के अंदर, एमएनएस राज ठाकरे को 8। और इसके अलावा अगर हम ऑल टोटल महाराष्ट्र नगर निगम की बात करें तो इसमें बीजेपी बम है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ गई है पूरे महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे नंबर 2 की पार्टी में है पूरे महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं, और एनसीपी और यूबीटी बहुत पीछे हैं। हालांकि एनसीपी और यूबीटी से बहुत बेहतर परफॉर्म करते हुए ऑल ओवर महाराष्ट्र अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी परफॉर्म करती दिखाई दे रही है फिलहाल इन ताजा रुझानों में। शाम की बात करें, रात होते होते नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन इस तस्वीर में एक तस्वीर सबसे बड़ी उभरती हुई दिखाई दे रही है और वो है देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर। दोस्तों, आज की बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं है कि वो इस वक्त अमित शाह या नरेंद्र मोदी की सत्ता को सीधा चैलेंज कर सकें, लेकिन बड़े धीमे से, बड़ी तैयारी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने न केवल अपने आप को साबित किया, लेकिन यह भी साबित कर दिया दोस्तों कि अपमान का घूंट पीने के बावजूद भी कैसे एक शिखर की राजनीति तक पहुंचा जा सकता है। जब सीएम रहने के बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था तो कौन जानता था कि देवेंद्र फडणवीस ऐसे वापसी करेंगे कि न केवल वो दोबारा सीएम बनेंगे बल्कि अपने दम पर महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी बड़ी ताकत बना लेंगे। और स्थितियां यह आ गई हैं दोस्तों कि एकनाथ शिंदे भले ही दूसरे नंबर की पार्टी यहां पर दिख रही हो, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एकनाथ शिंदे को भी इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में समझ में आ गया होगा कि बीजेपी के साथ चलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो जेल या फिर आप जो बीजेपी दे रही है वो उस पर ही खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, बीएमसी की बात कर रही हूं मैं, तो बीएमसी में दोस्तों स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का बेहद खराब रहा है, केवल 30% का स्ट्राइक रेट रहा है, जबकि फडणवीस का स्ट्राइक रेट 75% के आसपास रह रहा है बीएमसी मुंबई के अंदर, मैं आपको बता रही हूं। और ये किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे के लिए ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के बूते भले ही अपने आप को स्थापित कर लिया हो महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को यह भी बता दिया कि वो जब चाहे उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर सकते हैं, और जब तक वो चाहते हैं तब तक ही वो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, बीजेपी ने गाहे बगाहे ये किया है। कर्नाटक में जेडीएस एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, आज देख लीजिए कहां है। कर्नाटक में अब चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में है। हरियाणा में एक वक्त में बीजेपी इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो हुआ करती थी, उस वक्त उसके साथ चुनाव लड़ती थी। आज देख लीजिए उनसे अलग हुई दुष्यंत चौटाला की पार्टी का बीजेपी ने क्या हाल कर दिया, और बीजेपी आज भी वहां सत्ता में है। पंजाब में अकालियों के साथ सरकार बनाया करती थी बीजेपी, आज देख लीजिए अकालियों की क्या हालत है। और अब महाराष्ट्र में आप देख लीजिए इन तस्वीरों के बाद दोस्तों शायद उद्धव ठाकरे भी सोच रहे होंगे कि 2019 में बीजेपी से अलग होना क्या सही डिसीजन था, और अगर वो डिसीजन सही था तो उसके बाद लिए हुए फैसले क्या सही थे। क्योंकि इन नतीजों से एक चीज तो साबित हो गई कि राज ठाकरे के साथ गलबैयां बढ़ाना और वो ठाकरे बंधुओं का साथ आना किसी भी हाल में काम नहीं आया। क्योंकि दोस्तों, राज ठाकरे ने कुछ किया हो ना किया हो, फायदे का तो पता नहीं, नुकसान कर दिया। कुछ दिन पहले राज ठाकरे की अगुवाई में एक बहुत बड़ी रैली हुई, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों वहां पर थे, और वहां पर उत्तर भारतीयों के लिए उन्होंने जहर उगला राज ठाकरे ने,
जबकि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके एक फायदा होता था, उनको कांग्रेस पार्टी की वजह से थोड़ा सा उत्तर भारतीयों का वोट भी मिलता था। क्यों दोस्तों? क्योंकि महाराष्ट्र में ना डेमोग्राफी बदल गई है दोस्तों। महाराष्ट्र में आज से 25 साल पहले मराठी मानुष के नाम पे पॉलिटिक्स आप कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। केवल मराठी मानुष के नाम पे पॉलिटिक्स अब वहां नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां की डेमोग्राफी बदल गई है। अब महाराष्ट्र में 40% वोटर नॉन मराठी है। हुआ क्या दोस्तों, जब राज ठाकरे ने हिंदी भाषी लोगों के लिए जहर उगला तो उससे रिवर्स पोलराइजेशन हो गया। वो लोग जो पूर्व में, जब उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने उद्धव ठाकरे को वोट दिया था, वो पलटकर वापस से बीजेपी की तरफ आ गए। कम से कम इस चुनाव में तो यही दिख रहा है। दूसरा, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी दोस्तों 2 बार बटी और अब कमजोर हो गई। पहले बाला साहब की लेगेसी बटी जब राज ठाकरे अलग हुए पार्टी से और बाला साहब ने अपने रहते अपने बेटे को पार्टी सौंप दी, और उसके बाद बाला साहब की लेगेसी बटी जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी ले ली। और दोस्तों उसके बाद जो कुछ भी उद्धव ठाकरे ने करना था शायद वो जमीन पर नहीं कर पाए। लेकिन ये तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात है। बीजेपी की पॉलिटिक्स यहाँ कहाँ आती है दोस्तों? लोग, उत्तर भारत के लोग मोदी के बाद योगी के नारे लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ का एक ऑरा भी है, चलता फिरता हिंदुत्व ही है वो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस आप देखिए, बड़ी होशियारी से, बड़े धीमे से उन्होंने बीजेपी के अंदर एक आहट पैदा कर दी है कि आप देखिए ये पूरा चुनाव देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर लड़ा गया था। भाई सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग भले ही कहते हो कि ये मोदी जी की जीत है, लेकिन सब जानते हैं कि पूरा व्यू चक्र, पूरा चक्रव्यूह फडणवीस के इर्द गिर्द रचा, फडणवीस ने रचा। बकायदा कई सीटों में उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन भी नहीं किया। जहां उनको जहां ठीक जैसा ठीक लगा उस तरह से उन्होंने, मतलब साम दाम दंड भेद की तरह यहाँ चुनाव लड़ा गया है महाराष्ट्र का। और एकनाथ शिंदे ने अपनी उपयोगिता भी साबित कर दी और एक और चीज साबित की है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ प्लस क्या है? कट्टर हिंदुत्व। माइनस क्या है? उसके अलावा कुछ प्लस नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पास कौन सा मॉडल है? जैसे मोदी एक वक्त में गुजरात मॉडल पेश करके लाए, मोदी ने देश को गुजरात मॉडल दिया, क्या योगी आदित्यनाथ को यूपी मॉडल दे पाए? एक ले दे के बुलडोजर मॉडल है, बुलडोजर भी कोई मॉडल नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे राज्य जिसके उभरते हुए सितारे हैं, आज के दौर के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं वो। दोस्तों महाराष्ट्र कॉर्पोरेट का गढ़ है। देश के जितने बड़े उद्योगपति हैं सबके बंगले महाराष्ट्र में हैं। पूरा बॉलीवुड महाराष्ट्र से चलता है, मुंबई से चलता है, ठीक है। बीएमसी मुंबई में, वहां आप कब्जा बीजेपी का हो गया है। और मुंबई इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस को अगर आप ना सुने, मुंबई में मैंने 15-16 दिन बिताए हैं। मुंबई एक ऐसी सिटी है ना जिसमें रात के 2 बजे भी शॉर्ट्स में लड़कियां आराम से घूम सकती हैं दोस्तों। दिल्ली में भी वो इस तरह का माहौल नहीं जिस तरह का मुंबई में। बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन, बहुत ही ओपन सिटी है। वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये उनकी ताकत बताता है, ये उनकी धाक बताता है। देवेंद्र फडणवीस ने साबित किया कि वो कोई पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं है कि उनकी नाम की पर्ची निकलेगी और फिर वो साइड हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने ये साबित किया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी मतलब फडणवीस, और फडणवीस संघ के आंख के तारे भी हैं, सब जानते हैं। तो फडणवीस ने अपनी ना बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। वो जब चाहते हैं अपने आप को कट्टर हिंदुत्व के राजनीति दिखा देते हैं, जब चाहे अपने आप को प्रो कॉर्पोरेट दिखा देते हैं, फिर जब चाहे वो अपने विकास पुरुष वाली छवि आगे कर देते हैं, फिर जब चाहे वो मराठी मानुष बन जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है और सवर्ण समाज से आते हैं, तो वैसे भी बीजेपी में सवर्ण नेताओं की बड़ी पूछ रहती है। तो आप देखिए आने वाले वक्त में बीजेपी की आंतरिक पॉलिटिक्स में जो एक गुटबाजी अमित शाह वर्सेस योगी के बीच में देखी जाती थी, अब वो उसमें कहीं ना कहीं आपको फडणवीस के नाम की चर्चा भी सुनाई देगी। और फडणवीस हर लिहाज से, हर मामले में इस लिहाज से योगी पर 21 साबित होते हैं। अब ये योगी पर है कि वो 2027 के होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी उपयोगिता ऐसी साबित कर पाते हैं जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कर दी। और ये बताएगा बीजेपी के भविष्य और वर्तमान में जो आंतरिक पॉलिटिक्स में बदलते इक्वेशंस हैं उसमें किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन इस सब से दोस्तों एक चीज पता चल गई कि इंडिया गठबंधन जब तक एक रहेगा तब तक सेफ रहेगा। अगर इंडिया गठबंधन का कोई भी सहयोगी ये सोचता है, उद्धव ठाकरे जैसे लोग, कि कांग्रेस से तोड़कर वो कुछ अलग कर लेंगे या कुछ अलग ऐसा स्थापित हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया गठबंधन की ताकत ही एकता में है। इस चुनाव में फिर देखने को मिल गया। उद्धव ठाकरे को कोई फायदा नहीं मिला राज ठाकरे के साथ जाने का, इससे ज्यादा फायदा तो उनको कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर मिल जाता।
आपको क्या लगता है दोस्तों, ये विपक्ष की पार्टियां कब ये बात समझेंगी, कब उनको ये बात समझ में आएगी कि आखिर वो किस पार्टी से लड़ रहे हैं, उस बीजेपी से जिसके नेता साम दाम दंड भेद से भी आगे पहुंच गए। चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, और उनसे चुनाव जीतने के लिए ये नेता एक भी नहीं हो पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।